नमस्कार दोस्तों, लेबर लॉज स्टेशन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल स्थिति अधिनियम 2020। आइए देखते हैं इसके सैलिएंट फीचर्स। द कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस 2020 aims to consolidate and amend the laws relating to occupational safety, health and working condition. That means it amalgamates three things: occupational safety of the worker, health condition of the worker and working condition of the worker employed in an establishment. This code rationalizes, amalgamates and simplifies provision of 13 existing labor laws. 13 जो पुराने लेबर लॉज थे उनके प्रोविजंस को मिला के कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस बनाया गया है। फर्स्ट इज द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, देन द प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, द माइंस एक्ट 1952, द वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज कंडीशन ऑफ सर्विस एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1955, द वर्किंग जर्नलिस्ट फिक्सेशन ऑफ रेट्स ऑफ वेजेस एक्ट 1958, द मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961, the Beedi and Cigar workers condition of employment Act 1966, the Contract Labour Regulation and Abolition Act 1970 CLRA, the Sales Promotion Employees Condition of Service Act 1976, the ISMW Act Interstate Migrant Worker Regulation of Employment and Condition of Service Act 1979, the Cine Workers and Cinema Theatre Workers Regulation of Employment Act 1981, the Dock Workers Safety, Health and Welfare Act 1986 and BOCW Building and Other Construction Workers Regulation of Employment and Condition of Service Act 1996। तो ये जो 13 एक्ट थे, जो फैक्ट्री में काम करते थे उनके लिए फैक्ट्री एक्ट था, प्लांटेशन रबर प्लांटेशन वगैरह के लिए ये था, माइंस के लिए था, जर्नलिस्ट के लिए था, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के लिए था, जो बीडी और सिगार फैक्ट्रीज में काम करते थे उनके लिए बीडी सिगार वर्कर था, कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट था, सेल्स प्रमोशन के लिए मार्केटिंग वालों के लिए एक एक्ट था, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर के लिए एक्ट था, सिनेमा के अंदर जो काम करते हैं सिने वर्कर्स एक्ट, डॉक यार्ड में पोर्ट पे काम करते हैं उनके लिए डॉक वर्कर सेफ्टी एक्ट और कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उनके लिए BOCW एक्ट। इन सब 13 एग्जिस्टिंग लेबर लॉज को रिपील कर दिया गया है and it has been amalgamated into only one code, that is Occupational Safety Health and Working Conditions Code 2020। आइए देखते हैं। अंडर द कोड द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैज बीन वाइडन टू इंक्लूड इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स। नाउ द माइग्रेंट वर्कर्स मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ऑन देयर ओन और थ्रू एम्प्लॉयर बोथ कैन बी ब्रोट अंडर द एम्बिट ऑफ दिस कोड। इसका क्या मतलब है? जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर थे उसके प्रोविजन से पहले इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स बाहर थे, उनके लिए अलग एक्ट था ISMW एक्ट 1979, लेकिन अब उनको भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की कैटेगरी में डाल दिया इस कोड के अंदर। और पहले ये कंडीशन होती थी कि अगर एम्प्लॉयर जो फैक्ट्री मालिक है या एम्प्लॉयर है वो किसी बीच में एक एजेंट को लेके और उनको लेके आता है, उनकी कंडीशंस फुलफिल करके पहले कुछ एडवांस पेमेंट देके इनको लेके आता है, तो ही वो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स कहलाते थे। तो यूजुअली जो माइग्रेंट वर्कर्स होते थे वो इसको और एम्प्लॉयर जो होते थे इस कोड के प्रोविज़न से बच जाते थे, वो नहीं लेते थे इनका, ना लाइसेंस लेते थे ना प्रोविजंस को फॉलो करते थे। अब क्या किया गया है इस कोड के अंदर, माइग्रेंट वर्कर्स मूविंग फ्रॉम वन स्टेट और टू अनदर ऑन देयर ओन और थ्रू एम्प्लॉयर, मीन्स वो खुद भी आके कहीं काम कर रहे हैं, लेट इट बी इन दिल्ली में कोई बिहार से आके काम कर रहा है, वो खुद आया है या उसको एजेंट के थ्रू लेके आया है या एम्प्लॉयर उसको एडवांस पेमेंट वगैरह दे के लेके आया है, बोथ कैन बी ब्रोट अंडर द एम्बिट ऑफ दिस कोड। की अब ये नहीं है कि जी इसको तो मैं लेके ही नहीं आया, ये अपने आप आया है, खुद आया है, दैट मीन्स इट विल नॉट बी कवर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ ISMW, तो ये नहीं है। अब अगर खुद से भी आया, अगर दूसरे स्टेट का बंदा अगर काम कर रहा है आपके स्टेट में, तो दैट विल बी इंक्लूडेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द कोड। एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस कोड is for establishment having 10 or more workers except establishment relating to mines and docks। जो माइंस और डॉक्स हैं थोड़ी सी
डेंजरस एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं लगाई गई है। अदरवाइज 10 या 10 से ज़्यादा कहीं भी काम कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में या और कहीं पे, तो उसके ऊपर कोई भी इस्टेब्लिशमेंट में, तो उसके ऊपर ये एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस कोड विल बी देयर। वन रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल एम्प्लॉयमेंट हैविंग 10 और मोर वर्कर्स। एक सिंगल रजिस्ट्रेशन का फॉर्मूला कर दिया गया है कि आपकी किसी भी टाइप की इस्टेब्लिशमेंट हो और जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर हैं तो ओनली सिंगल रजिस्ट्रेशन विल बी टेकन फॉर ऑल द इस्टेब्लिशमेंट अंडर द कोड। हाउएवर, in respect of factories, the applicability of all other provision of the code in respect of factories except registration. The threshold limit has been fixed 20 workers in a factory with power and 40 workers in a factory without power. मतलब जो सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन कंडीशन के लिए ये 20 और 40 का कंसेप्ट है फॉर फैक्ट्रीज, कि अगर किसी फैक्ट्री में जो विद पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, तो अगर उसमें 20 वर्कर हैं, 20 से कम वर्कर हैं तो वो रजिस्ट्रेशन ना भी ले, लेकिन अगर उसमें 20 से ज़्यादा वर्कर हैं तो उसको उस वन रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेबिलिटी में आना पड़ेगा। और विदाउट पावर वाली के अंदर 40 वर्कर्स। बाकी फॉर ऑल अदर प्रोविजंस एक्सेप्ट रजिस्ट्रेशन, ये जो मैंने बताया ये कंडीशन इज़ फॉर रजिस्ट्रेशन ओनली, कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं। बाकी और जो प्रोविज़न है कोड के, उसके लिए 10 और मोर वर्कर्स की ही कंडीशन रहेगी, चाहे उसमें 20 वर्कर काम करते हो, 40 वर्कर काम करते हो, कुछ भी काम करते हो, 12 वर्कर काम करते हो चाहे। द कोड प्रिस्क्राइब्स ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज बोथ अलॉन्ग विद राइट्स ऑफ एम्प्लॉयज। इसके अंदर स्पेसिफिकली मेंशन किए गए हैं एम्प्लॉयर की क्या ड्यूटीज़ होगी, एम्प्लॉयज़ की क्या ड्यूटीज़ होगी, और एम्प्लॉयज़ के राइट्स को भी इसके अंदर प्रिस्क्राइब किया गया है, इसके अंदर बताया गया है। पहले क्या होता था, अपॉइंटमेंट दे देते थे लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता था। नाउ द इश्यू ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर हैज़ बीन मेड मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉयर को अपॉइंटमेंट लेटर इशू करना मैंडेटरी है, सो दैट उसको ग्रेट्युटी या कुछ भी प्रोविजंस हैं उसके पीएफ ग्रेट्युटी के प्रोविजंस मिल सके। नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड to give recommendation to the central government on policy matters relating to occupational safety, health and working condition of the workers. And at the state level, state occupational safety and health work advisory board will be constituted. मतलब एक नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा जो टाइम टू टाइम जो भी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी से रिलेटेड या वर्कर्स की हेल्थ या कंडीशन से रिलेटेड गाइडलाइंस देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को नेशनल बॉडी देगी और स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट लेवल की बॉडी देगी। द कोड एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिक्लेयर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड्स फॉर वर्क प्लेसेज रिलेटिंग टू फैक्ट्रीज, माइंस, डॉक, बीडी एंड सिगार एंड बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। जो कोड है उसके अंदर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं फैक्ट्रीज के लिए, माइंस के लिए, डॉक के लिए, बीडी सिगार वर्कर और कंस्ट्रक्शन के लिए। अंडर द कोड देयर इज अ प्रोविजन ऑफ क्रिएटिंग ए नेशनल डेटाबेस ऑफ इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एंड अ सेफ्टी कमिटी बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन एन एस्टेब्लिशमेंट। मतलब जो अभी कोविड में आपने देखा कि बहुत से लोग बड़े बड़े शहरों से अपने गांव जा रहे थे और उनको बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी, तो उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है इस कोड के थ्रू कि एक नेशनल डेटाबेस होगा वर्कर्स का, कि कौन वर्कर्स कहाँ पे काम कर रहा है। एक इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स का एक नेशनल डेटाबेस बनाया जाएगा ताकि उनको ट्रैक किया जा सके, ताकि उनको जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, वेलफेयर स्कीम्स हैं, वो दी जा सके। तो इस कोड के अंदर ये प्रोविजन है। और एक सेफ्टी कमेटी हर इस्टेब्लिशमेंट में बनाई जाएगी सो दैट टू टेक केयर ऑफ देयर सेफ्टी प्रोविजंस। इट प्रिस्क्राइब्स द अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर इन फैक्ट्री विद 500 और मोर वर्कर्स, और इन अ फैक्ट्री कैरिंग ऑन हजार्डस प्रोसेस विद 250 वर्कर्स और मोर, और इन अ बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स विद 250 वर्कर्स एंड मोर, और इन अ माइन विद 100 वर्कर्स और मोर। ठीक है, तो सेफ्टी ऑफिसर किस किस फैक्ट्रीज में होंगे, या तो किसी भी फैक्ट्री में 500 या 500 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं तो वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर का प्रोविज़न है, उनकी अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी टू टेक केयर ऑफ देयर सेफ्टी मेजर्स। या किसी फैक्ट्री में हजार्डस काम चल रहा है, ख़तरनाक किस्म की फैक्ट्री है,
तो उसमें अगर 250 वर्कर या 250 से ज़्यादा हैं तो ही सेफ्टी ऑफिसर की अपॉइंटमेंट कर देनी है, 500 का वेट नहीं करना। अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, कोई बिल्डिंग बनाई जा रही है, तो उसमें भी 250 और मोर वर्कर्स की थ्रेशोल्ड लिमिट है। और माइंस के लिए ये है 100 और मोर वर्कर्स। किसी माइंस के अंदर 100 या 100 से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट मैंडेटरी है। और अपॉइंटमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर के साथ साथ जो वेलफेयर फैसिलिटी हैं उनके लिए अपॉइंटमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर इन एवरी फैक्ट्री, माइन, प्लांटेशन विद 250 और मोर वर्कर्स एम्प्लॉयड ऑर्डिनरी। अगर किसी भी फैक्ट्री, माइन या प्लांटेशन फील्ड में 250 और मोर वर्कर्स हैं तो वहाँ पे वेलफेयर ऑफिसर की अपॉइंटमेंट मैंडेटरी है। द मैक्सिमम वर्किंग आवर्स हैज़ बीन फिक्स्ड टू 8 hours a day एंड प्रायर कंसेंट ऑफ द वर्कर्स इज रिक्वायर्ड फॉर ओवर टाइम वर्क। एक दिन में मैक्सिमम 8 घंटे ही काम करवा सकते हैं किसी वर्कर से, और अगर ओवर टाइम करवा रहे हैं, 8 से ज़्यादा घंटे काम करवा रहे हैं, तो एक तो उनको ओवर टाइम अलाउंस देना पड़ेगा, लेकिन उससे भी ज़रूरी है कि आपको वर्कर की कंसेंट लेनी पड़ेगी कि हाँ वो राज़ी है काम करने के लिए ओवर टाइम। ये नहीं कि आप ठीक है 12 घंटे काम करो, आपको हम ओवर टाइम अलाउंस दे देंगे। लेकिन अगर वर्कर राज़ी नहीं है, हिज कंसेंट इज़ नॉट देयर, तो यू कैन नॉट आस्क हिम टू वर्क आफ्टर 8 hours। द प्रोविज़न रिलेटेड टू लीव हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द एक्ट। जो छुट्टी का प्रावधान है वो पहले इनके बाहर थे, लेकिन अभी इस एक्ट के अंदर छुट्टी के प्रावधान भी दे दिए गए हैं। प्रोविजंस रिलेटेड टू लीव, क्या क्या प्रावधान है? अडल्ट वर्कर्स जो 18 साल से ऊपर के हैं शुड गेट 1 day लीव फॉर एवरी 20 days ऑफ वर्क पर ईयर। अगर 20 दिन के बदले एक छुट्टी, ठीक है, पर ईयर 20 दिन के बदले एक छुट्टी, मतलब 40 दिन काम किया आपने एक साल में तो 2 छुट्टियां आपको मैंडेटरी मिलेंगी। ठीक है, 80 दिन काम किया तो आपको 4 छुट्टियां मैंडेटरी मिलेंगी, लीव मिलेंगी। ठीक है, 160 दिन किया तो 8 छुट्टियां मिलेंगी, 320 दिन दिया तो 16 छुट्टियां मिलेंगी, और उसमें और हम जोड़ दें तो 40 और जोड़ दें तो 2 छुट्टियां और, तो आपको अप्रोक्सीमेटली साल की 18 छुट्टियां, 18 लीव्स हैव बीन सैंक्शन फॉर एवरी 20 days ऑफ वर्क पर ईयर। 18 छुट्टियां आपको साल में मिलेंगी अगर पूरी साल आपने किसी इस्टेब्लिशमेंट में काम किया है तो। एंड अडल्सेंट्स एंड वर्कर्स एम्प्लॉयड बिलो माइन, जो माइन के नीचे काम करते हैं या 16 से 18 साल के एडोलसेंट वर्कर हैं, टू गेट 1 day लीव फॉर एवरी 15 days ऑफ वर्क। मतलब उनके लिए जो 20 दिन की कंडीशन है वो 15 दिन की कर दी गई है, 15 दिन काम के बदले एक छुट्टी। The threshold workers limit for the applicability of provisions with respect to Contract Labour Act has been increased to establishment employing 50 or more workers। मतलब जो Contract Labour Act के provisions थे, अभी किसी भी establishment में अगर 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर काम कर लेते हैं हो तो उस पर Contract Labour Act के provisions लागू होते हैं। उनको Contract Labour का लाइसेंस लेना पड़ता है लाइसेंसिंग ऑफिसर या असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के द्वारा। लेकिन जैसे पहले भी बहुत से स्टेटों में, जैसे महाराष्ट्र हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, इसमें ये अमेंडमेंट कर दिया गया था और कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए एप्लीकेबिलिटी 50 कर दी गई थी। तो इस कोड के अंदर भी सेम प्रोविज़न कर दिया गया है और लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्रीज करके 50 और मोर वर्कर्स, मतलब अगर आपके पास 50 या 50 से कम वर्कर हैं तो आपको लेबर लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 50 या 50 से ज़्यादा है तो ही आपको लेबर लाइसेंस लेना पड़ेगा। और उसमें एक और प्रोविज़न कर दिया गया है सिंगल पैन इंडिया लाइसेंस का विद 5 year वैलिडिटी पीरियड टू एंगेज कॉन्ट्रैक्ट लेबर। अभी क्या है, अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग लाइसेंस लेना पड़ता है। मान लो अगर आपका एक काम दिल्ली में चल रहा है जहाँ पे 30 वर्कर लगे हुए हैं, एक काम जिसमें 500 वर्कर लगे हुए हैं पटना में चला हुआ है, एक काम जिसमें 600 वर्कर लगे हुए हैं मुंबई में चला हुआ है, तो आपको हर रीजन के लिए अलग अलग लाइसेंस लेना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज्ड बाय यू, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। अभी क्या कर दिया है, सिंगल पैन इंडिया लाइसेंस का प्रोविज़न है इस एक्ट के अंदर। आपको एक बार लेबर लाइसेंस बनवाना है जो कि 5 साल के लिए वैलिड होगा और आप उसके एवज में कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट वर्क ले सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंगेज कर सकते हैं। ऑल्सो अ प्रोविजन ऑफ कॉमन लाइसेंस फॉर फैक्ट्री, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड बीडी एंड सिगार एस्टेब्लिशमेंट। कॉमन लाइसेंस रहेगा फैक्ट्री, कॉन्ट्रैक्ट लेबर और बीडी और सिगार। मतलब आपने एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अंदर एक लाइसेंस ले लिया 5 साल वैलिडिटी का,
और आप कोई और फैक्ट्री भी लगाना चाहते हो तो वो भी वैलिड रहेगा, या बीडी और सिगार की अगर आप इस्टेब्लिशमेंट लगाना चाहते हो, फैक्ट्री लगाना चाहते हो, तो आपको नया रजिस्ट्रेशन नहीं लेना. दैट लाइसेंस विल बी एप्लीकेबल, दैट कॉमन लाइसेंस विल बी देयर. Under the code, the interstate migrant workers had been provided with the portability to avail benefits in the destination state in respect of PDS, Public Distribution System, and also of availing benefits of BOCW cess board schemes. ठीक है, अगर क्या है, जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, मजदूर हैं, उनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के तहत दाल चावल वगैरह मिलते हैं, सरसों का तेल मिलता है, तो वो क्या है, अभी तक होम स्टेट में मिलता है जहाँ पे उनका राशन कार्ड बना होता है. अभी इसके अंदर क्या कर दिया, कोड में प्रोविज़न दे दिया गया है कि जो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स होंगे रजिस्टर्ड, वो अपना राशन कार्ड पोर्टेबल करवा सकेंगे. जो कार्ड है और जहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो उनको जिस स्टेट में वो काम कर रहे हैं, जैसे बिहार का बंदा अगर महाराष्ट्र में काम कर रहा है तो उसको पोर्टेबिलिटी हो जाएगी और उसको राशन वहाँ की बजाय महाराष्ट्र में मिलेगा. ऐसे ही BOCW सेस बोर्ड की स्कीम है, जैसे हमने एक वीडियो डाली थी वेलफेयर स्कीम फॉर वर्कर्स, उसमें BOCW सेस बोर्ड की स्कीम्स हैं, तो वो भी उनको फैसिलिटीज़ डेस्टिनेशन स्टेट में मिलेंगी. द कोड प्रिस्क्राइब्स जर्नी अलाउंस फॉर टू एंड फ्रो टू नेटिव प्लेस टू ISMW एवरी ईयर. जो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर होगा उसके लिए अपने गांव जाने के लिए, नेटिव प्लेस जाने के लिए हर साल एक जर्नी अलाउंस दिया जाएगा, जो मैंडेटरी होगा, एम्प्लॉयर देगा. अंडर द कोड हेल्पलाइन फॉर रिड्रेसल ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड. एक वर्कर्स हेल्पलाइन बनाई जाएगी जिसके अंदर जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनकी प्रॉब्लम है, अगर उनको कोई दिक्कत है, समस्या का सामना करना पड़ रहा है, या कुछ प्रोविजंस लेने में, जैसे PDS की पोर्टेबिलिटी में दिक्कत आ रही है, BOCW की पोर्टेबिलिटी में दिक्कत आ रही है, तो उनके लिए एक हेल्पलाइन फॉर रिड्रेसल ऑफ देयर प्रॉब्लम, एक वर्कर्स हेल्पलाइन बनाई जाएगी. द कोड प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन्स बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज इन माइंस एंड पार्ट देयर ऑफ. जो भी 18 साल से कम का कोई बच्चा है तो उनको माइंस के अंदर तो वो बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते, माइंस या माइंस के विसिनिटी में. प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन बिलो 18 ईयर्स. और जो अप्रेंटिस या ट्रेनिंग है, जो अप्रेंटिस एक्ट के अंदर आते हैं, काम सीखने वाले हैं, ट्रेनी है, स्किल डेवलपमेंट वाले हैं, वो 16 to 18 ईयर्स, मान लो 16 ईयर्स से ज़्यादा हैं, दे मे बी अलाउड टू वर्क अंडर प्रॉपर सुपरविजन इन अ माइन और पार्ट देयर ऑफ बाय द मैनेजर. जो माइन मैनेजर है वो प्रॉपर सुपरविजन में उनको, अप्रेंटिस को या ट्रेनीज को काम करवा सकता है, लेकिन प्रॉपर सुपरविजन में काम करने के लिए अलाउ किया जाएगा. इन द केस ऑफ ट्रेनीज एक्सेप्ट अप्रेंटिस, जो ट्रेनीज हैं उनके लिए प्रायर अप्रूवल ऑफ चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर. जो BOCW के अंदर भी चीफ इंस्पेक्टर डेजिग्नेटेड हैं, उनका जो चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर है या इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर है, उनकी प्रायर सैंक्शन लेनी पड़ेगी अगर आपको ऐसे 16 से ऊपर साल के ट्रेनीज आप माइंस के अंदर लगा रहे हैं तो. इट प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑडियो विजुअल वर्कर्स. AV वर्कर्स जो हैं, मूवीज़ में काम करते हैं और गानों में काम करते हैं, तो ऑडियो विजुअल वर्कर्स हैं, उनको उनके एग्रीमेंट के बिना काम नहीं एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाएगी. इट प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑडियो विजुअल वर्कर्स विदाउट एग्रीमेंट इन राइटिंग. अगर उनका राइटिंग में एग्रीमेंट नहीं है तो दैट इज प्रोहिबिटेड अंडर द कोड. द कोड प्रोवाइड्स प्रोविजंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी फंड टू द वेलफेयर ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर. हमने देखा था सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया जाएगा. ठीक है, उस फंड के लिए जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर हैं, तो उनके बेनिफिशरी वेलफेयर के लिए सोशल सिक्योरिटी फंड से पैसा यूज कर सकते हैं. देयर इज़ अ प्रोविज़न फॉर वीमेन ऑल्सो. महिलाओं के लिए क्या प्रोविज़न है? एंटाइटलिंग दैम टू वर्क इन एवरी सेक्टर एट नाइट, बट इट हैज़ टू बी ensured दैट प्रोविज़न फॉर देयर सिक्योरिटी इज मेड बाय द एम्प्लॉयर अलॉन्ग विद हर कंसेंट. 2 कंडीशन दी गई हैं. एक तो उसकी कंसेंट होनी चाहिए वीमेन वर्कर की कि हाँ मैं रात को काम करने के लिए राजी हूँ. दूसरा, उसकी सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाएगा बाय द एम्प्लॉयर. द कोड प्रोवाइड्स ओवरराइडिंग पावर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेगुलेट जनरल सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ पर्सन residing in whole or part of India in the event of
एपिडेमिक, पैंडेमिक और डिजास्टर, कहीं कभी जिस तरह कोविड आया था तो कोविड वगैरह इस टाइप का कोई पेंडेमिक एपिडेमिक आ जाता है या किसी पार्ट में आ जाता है या ऑल ऑफ इंडिया में आ जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वर्कर्स की जनरल सेफ्टी और हेल्थ कंडीशंस को देखते हुए वो ओवरराइडिंग पावर है, वो स्टेट लेवल की जो पावर है उनके ऊपर ओवरराइडिंग पावर है, वो उनके ऊपर कोई भी रूल्स रेगुलेशन बना सकती है इन द वेलफेयर ऑफ वर्कर्स. द कोड enables the courts to give a portion of monetary penalties up to 50% of the workers who is a victim of or to the legal heirs of such victim in case of his death. जो मॉनेटरी पेनल्टी अगर किसी मतलब वायलेशन ऑफ कोई एक्ट के प्रोविजन का वायलेशन हुआ है और उस पर पेनल्टीज लगी हैं, तो कोर्ट को पावर है कि जो मॉनेटरी पेनल्टीज है उसके 50% हिस्सा, जैसे 1000 रुपये पेनल्टी लगी है मान लो, तो 500 रुपये पेनल्टी वर्कर को दे सकता है जो वर्कर डिस्ट्रेस्ड वर्कर है, या फिर अगर उसकी डेथ हो गई है तो उसके लीगल हेयर्स को 1000 रुपये, जस्ट फॉर एक एग्जाम्पल दिया था, मान लो 10 लाख रुपये पेनल्टी लगती है, 1 लाख रुपये पेनल्टी लगती है, तो 5 लाख या 50,000 जो है वो उस वर्कर को या उसके लीगल हेयर्स को देगा. कोर्ट को पावर दी गई है एक्ट के द्वारा. It has a provision in relation to compounding of offence by notified officer of the appropriate government for a sum of 15% of the maximum penalty in case of monetary penalty and for a sum of 75% in case of imprisonment or offence. जो और एक्ट के अंदर जैसे किया गया है, बाकी कोड्स हमने देखे थे, जो भी ऑफेंसेस हैं वायलेशन ऑफ सम प्रोविजन ऑफ द एक्ट, उसके लिए कंपाउंडिंग कर दिया गया है. अर्लियर इट वाज नॉन कंपाउंडिंग, जो भी एक्ट्स थे वो नॉन कंपाउंडिंग ऑफेंस थे, अभी कंपाउंडिंग ऑफेंस बना दिए गए हैं. एक नोटिफाइड ऑफिसर होगा स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो अगर उसको पावर होगी कि वो कंपाउंडिंग कर दे ऑफेंस को, अगर मान लो 1000 रुपये पेनल्टी लगी है तो उसको 500 रुपये कर सकता है वो कंपाउंडिंग करके. अगर उसमें इम्प्रिजनमेंट या फिर पेनल्टी ज़्यादा लगी है तो उसका 75% तक वो कंपाउंडिंग कर सकता है. तो हाउ डिड यू फाइंड द एक्ट? Detailed and section by section discussion of this code on occupational safety, health and working conditions 2020 will be discussed in upcoming videos. हम इसके बारे में जो सेक्शन वाइज सेक्शन क्लोज बाई क्लोज डिस्कशन करेंगे आने वाली वीडियोस में. So subscribe the labor laws station for latest information related to labor laws.